वकील AP सिंह साहब बैठे हुए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं और निर्भया कांड के कारण प्रसिद्ध भी हैं। उनके बराबर में श्री संजीव कुमार तिवारी बैठे हुए हैं, जो ग्राम उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आपको पीछे याद होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लगी थी चंद्रचूड़ साहब की नियुक्ति के खिलाफ, जिसमें इन्होंने ये वो याचिका इनकी तरफ से लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने पूरा स्पष्ट पक्ष रखा था कि सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के कानून का पालन नहीं कर रहा है, ना जजों की नियुक्ति में और ना ही राजभाषा जो कानून है भारत सरकार के उनका। इसमें इनके ऊपर इनकी याचिका को ना तो खुली अदालत में सुना गया। खुली अदालत संविधान में वो अदालत है CRPC धारा 121 के तहत, जिसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है और इतने व्यक्ति समावेश हो सकते हैं जो उसके अंदर समावेश हो गए। इनके साथी उसमें जाना चाहते थे किंतु उनको रोक दिया गया। और उसके बाद जो फैसला सुनाया गया, फैसले के बारे में भी खुली अदालत में फैसला सुनाने का प्रावधान है। इनका फैसला भी नेट पर लिख दिया गया और पता चला इनको कि इनके ऊपर 1 लाख जुर्माना का दंड इनको दंडित किया गया है। अब ये बेचारे गरीब हैं, कहाँ से जुर्माना लाए? तो आप देखिए कि क्या चल रहा है इस देश में। कोई संविधान की बात कर रहा है, कोई भारत सरकार के कानून की बात कर रहा है, तो उस पर ये जज लोग जुर्माना लगाते हैं, दंडित करते हैं इनको, क्योंकि इनको कानून का पालन नहीं करना है। कानून का पालन करेंगे तो ना तो जेलों में इतने लोग होंगे जिनको लेकर हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में चिंता व्यक्त की थी, और ना ही जो इनका धंधा चल गोरख धंधा चल रहा है, लोगों का अन्याय करना, जेल में डाल के अन्याय करना, वो गोरख धंधा तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि भारत सरकार का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जमानत देनी है। जो 7 साल से 10 साल से कम की सजा का अपराध क्या है तो 2 महीने में जमानत देनी है, और यदि अपराध 10 साल से ज्यादा की सजा का है तो 3 महीने में जमानत देनी है। क्योंकि ये 30-30 साल तक 20-20 साल तक जेल में डाल के रखते हैं। वो उनका रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि जेल में मैं खुद जेल में रहा हूँ और जजों ने मुझे जानबूझकर जेल में डाला था, क्योंकि मैंने इनका कोलिजियम सिस्टम के ऊपर विवाद खड़ा किया था। और स्वामी ओम जी और हमने जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई तो हम पर उन्होंने 20 लाख का जुर्माना किया, 10 लाख का स्वामी ओम जी और 10 लाख का मेरे पर। हमने उसमें एक ही बात बोली थी कि ये भारतीय संविधान है, इसका अनुच्छेद 124(2) है, जो साफ कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वो इस विषय में परामर्श करना उपयुक्त समझे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मतलब इनकी देखिए क्या हो रहा है देश में। यदि हमने कहा कि ये जो राष्ट्रपति को राय देगा, यानी कि एरा गैरा नस्तु खैरा राष्ट्रपति को राय देना लगा, राष्ट्रपति तय करेगा किसकी राय देनी है, कौन राय देने के लिए उपयुक्त है। और उसमें राष्ट्रपति को आदेश दिया गया संविधान में कि वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए। और उसमें साफ लिखा गया है इस अनुच्छेद में, किंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सदैव मुख्य न्यायाधीश की राय ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश को राय देने का भी अधिकार नहीं है कि कौन मुख्य न्यायाधीश चुने, किंतु हमारे मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर कहते हैं दीपक मिश्रा जी को नियुक्त करें, दीपक मिश्रा जी कहते हैं कि इसको नियुक्त किया जाए। मतलब वो तय करते हैं मुख्य न्यायाधीश किसको चुनना है, और राष्ट्रपति जी को एक ही नाम भेजते हैं प्रस्तावित, और कहते हैं कि इस नाम को मानने के लिए आप बाध्य हैं। इनकी मतलब हर धर्मिता देखो कि क्या चल रहा है देश में। मुझको आप जानते हैं, मैं दारा सिंह के लिए बहुत लड़ाई की, और आतंकवादी जितनी भी संधियां हैं उन सबके खिलाफ मैं खड़ा रहा। मैं एक IIT इंजीनियर हूं, उसके बावजूद भी मैं इन देश के दुश्मनों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा। और संघर्ष करते करते मैं समझ गया कि इनके माई बाप बैठे कहाँ हैं। इनके माई बाप वो बैठे हैं जो ऐसे आतंकवादियों को मिनटों में जमानत देते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश में महाराष्ट्र पुलिस ने, हमारे बीच में मुन्ना कुमार शर्मा जी आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में महाराष्ट्र पुलिस ने गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया, आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया, सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया, वरवरा राव को गिरफ्तार किया। ऐसे 5-7 के आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आप देखिए देश में चल क्या रहा है। सुबह 6 बजे गिरफ्तारी की जाती है,
10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। हाई कोर्ट में अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। 3:30 बजे प्रशांत भूषण नाम का एक देशद्रोही वकील जो नक्सल आतंकवादी वाले काम करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाता है। 4 बजे सुनवाई और 5 बजे दीपक मिश्रा साहब उन आतंकवादियों को पुलिस अभिरक्षा से छोड़ने का आदेश देते हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले। हम काम करते करते समझ गए कि इन आतंकवादियों के जो रहनुमा बैठे हैं, इनके माई बाप बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तभी स्वामी ओम जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वो आने वाले कल को समझ जाते थे कि कहां चल रहा है। तभी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इन जजों की नियुक्ति के, दीपक मिश्रा की नियुक्ति को याचिका लगाई और उन्होंने पूरा पक्ष रखा। वहां पर कम से कम 500 वकील स्वामी ओम जी हमको सुन रहे थे, सारी बात संविधान की रखी। जब कहा कि उन्होंने स्वामी ओम जी ने और हमने कहा कि ये संविधान कहता है, भारत का ही संविधान है, ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं दे सकता। और आप कहते हैं मेरा उत्तराधिकारी दीपक मिश्रा, इसको जज बनाएगा, आपको तो सलाह देने का संविधान अधिकार। तो वो जगदीश सिंह खेर साहब बोलते हैं ये सलाह हमने मुख्य न्यायाधीश के नाते नहीं दी है, ये न्यायाधीश है उसके नाते दी है। मतलब क्या गुंडागर्दी चल रही है, क्या बेहियापन चल रहा है, क्या बेशर्मी चल रही है, क्या मक्कारी चल रही है, आप देखिए। और ये सिर्फ मक्कारी इसलिए चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और जो आतंकवादी नक्सल आतंकवादियों के रहनुमा हैं, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके आदमी बैठ रहे हैं जो आतंकवादियों को तुरंत जमानत दें। रात के 3 बजे दीपक मिश्रा साहब याकूब मेनन के लिए कोर्ट खोलते हैं। मतलब ये आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए ही ये हरदर्मिता चल रही है। अभी हमारे किरण रिजिजू साहब हैं, कानून मंत्री है, वो कोलेजियम के खिलाफ काफी मुखर हुए हैं और उन्होंने कहा है कि कोलेजियम का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है और ऐसे असंवैधानिक व्यवस्था को, कोलेजियम को चलाना ये शोभा नहीं देता जजों को। किंतु कोई बेशर्मी चल रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है इस देश के जजों से, आपने इस देश के संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है, राष्ट्रपति के सामने शपथ ली है, आप इस शपथ को तोड़ नहीं सकते, आपको कोई हक नहीं है। और यदि आपको इस शपथ को तोड़ना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के हकदार हो, आपको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। इनकी मतलब बस इस तरह की ये गुंडागर्दी चल रही है। कोलेजियम का ना संविधान में उल्लेख है, जज प्रधानमंत्री से लेकर कानून मंत्री से लेकर पूरा देश आज समझ चुका है कि कोलेजियम के द्वारा उन जजों की भर्ती की जा रही है जो आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, अभी 4-5 साल पहले घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने 51 जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम के द्वारा सरकार से सिफारिश की। सरकार ने उनमें से 37 जजों की नियुक्ति को यह कहकर ठुकरा दिया, वापस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को कि इनकी नियुक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये सरकार का बयान है, आपको नेट पर मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। मतलब आप देखिए कि 51 जजों की नियुक्ति की सिफारिश करे, कौन कर रहे हैं? हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति। और उनमें से 37 जज कौन है? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और हम इस बात को उठा रहे थे लगातार, इस बात को हम लगातार उठा रहे थे। मेरी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी हुई थी जजों की नियुक्ति को लेकर, हम पर 20 लाख का जुर्माना किया, हम उसके बाद भी घबराए नहीं, हमने याचिका लगाई तो तारीख तक उस पर मतलब डिफेक्ट पे डिफेक्ट, उस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। दिवाली के पटाखों पर याचिका लगाई हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशिक जी, चंद्र प्रकाश कौशिक जी ने, तो उसको भी डिफेक्ट पर डिफेक्ट लगा रहे हैं, जबकि उसमें लिखा था, ये कोरोना से पहले की बात है, 2017 की बात है, 2017-18 की बात है, उस याचिका में लिखा था कि दिवाली के पटाखों में जीवाणुनाशक गंधक होती है जो बड़ी से बड़ी महामारी को भी से भी हमारी सुरक्षा करती है। और कुछ लोग 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रच रहे हैं, इसी के तहत दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। किंतु उसको सुनने को तैयार नहीं, उसको नहीं सुनेंगे। कोई देशद्रोही ताकत आएंगे, सियाही फंडी वाले ताकत आएंगे, वो कहेंगे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाओ, तो ये तैयार बैठे हैं। जबकि ये प्रदूषण विभाग के आंकड़े हैं कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता। ये सब बातें थी। इन सब बातों को लेकर जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं और उनको पता चल गया कोई मजबूत व्यक्ति स्वामी ओम जी मुकेश जैन तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो जब इन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई तो मेरे मोबाइल से एक संदेश गया। पुलिस का कहना है कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर उसको जूते मारने चलना है। जूते मारने गए नहीं, जूता मारा नहीं, मेरे घर को
10 पुलिस के जवानों ने घेर लिया। मैं समझ गया देश में अन्याय है। मैं पुलिस सुरक्षा के लिए किसी ऐसे स्थान पर चला गया जहां पुलिस ना पहुंच सके। 4-5 दिन में जब 10 के 10 पुलिस वाले उनको नहीं खोल पाए, मोबाइल मैंने बंद कर दिए थे अपने। तो उसके बाद एक हमारे जवान गोल जी है, उनको सामने पुलिस वाले गिड़गिड़ाने लगे कि मुकेश जैन को हाजिर करो और हमको इसको बड़ा कोई अपराध नहीं है, उसको थाने की जमानत दे देंगे। और मैं साउथ एवेन्यू थाने में पेश हुआ और वहां मुझे थाने की जमानत मिल गई। किस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जूते मारने का आह्वान करने का मैसेज मेरे व्हाट्सएप से गया था। मैं निश्चित होकर बैठ गया क्योंकि मुझे पता था कि हिंदुस्तान का कानून है किसी एक अपराध में एक से अधिक मुकदमे दर्ज नहीं कर सकता। किंतु 10 दिन बाद ही पुलिस मेरे घर आई और मुझको गिरफ्तार करके ले गई और इस एक अपराध में मेरे ऊपर 4 मुकदमे चले हैं। कौन चला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे साहब। एक अपराध में 4 मुकदमे दिए जा रहे हैं। जूता मारा नहीं गया, जबकि उड़ीसा कोई क्षेत्र नहीं है अधिकारिता कम की, किंतु उड़ीसा मुकदमे चले जा रहे हैं। मुझे बालेश्वर जेल में जाकर सूच दिया। वहां मेरे बेटे ने एक दिन सूचना दी मुझे कि मेरा प्यारा कुत्ता शेरू मर गया। तो जेल में कहा कि जैन साहब आपके ऊपर तो जान का संकट है। तब मैंने जब सिलसिलेवार जोड़ा तो मुझे गिरफ्तार करने उड़ीसा के 8 पुलिस के जवान आए थे और वो 8 के 8 पुलिस के जवान दिल्ली हवाई अड्डे पर मुझे इधर बीच में छोड़कर इधर उधर तितर बितर हो गए। मेरे ऊपर गाली देने के ऊपर आजीवन कारावास की छापा टाइप धार लगाई गई है। जब सब इनको जोड़ा तो तब मैंने पाया कि ये पुलिस के जवान जो छोड़ के भागे कि मुकेश जैन भागे, हम इसको गोली मारे। इनका मकसद यही था कि मुझे गोली मार दे, क्योंकि सीआरपीसी में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति यदि पुलिस अपेक्षा से भागता है उसको पुलिस गोली नहीं मार सकती। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसा संगीन मुकदमा दर्ज ना हो जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी जा सके। मतलब आप देखिए गाली, मतलब कितनी प्राणी से खेल खेला गया है। और कौन खेल रहे हैं? शरद अरविंद बेवड़े, दीपक मिश्रा। किसने खेल रहे हैं? क्योंकि मैं नक्सली आतंकवादियों का ये गैंग जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। इस देश में जो कुछ हो रहा है, आज जितना आतंकवाद पनप रहा है, उसके पीछे ये सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं। आप देखिए, ये प्रशांत भूषण क्या याचिका लगा नोटबंदी के ऊपर। नोटबंदी को 6 साल गुजर गए हैं, नोटबंदी की समीक्षा कर रहे हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की थी, जारी की थी, तो उन्होंने साफ कहा था, उसके 4 कारण बताए थे। पहला कारण भ्रष्टाचार उन्मूलन, दूसरा कारण काले धन समाप्ति, तीसरा कारण बताया था नक्सली आतंकवाद का खात्मा और चौथा कारण था नकली नोट पर लगाम। ये सब 3 कारण सजाव थे, एक ही कारण था नक्सली आतंकवादियों पर लगाम। और इसके कारण क्योंकि हमने और स्वामी ओम जी ने सरकार को समझाया था कि यदि आतंकवाद का खात्मा करना है तो उसका सबसे सरल तरीका ये है कि उनका को आर्थिक रूप से बर्बाद करो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात को मानकर नक्सली आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए उनको आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए नोटबंदी की। किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये तो आतंकवादियों के लिए खुला भंडार है, इनको ये हजम नहीं हो रहा है, प्रशांत भूषण हजम नहीं हो रहा है। इसलिए नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सरकार से फाइलें मंगाई जा रही हैं। कारण बताओ आपने नोटबंदी ने? कारण बता तो दिया प्रधानमंत्री ने कि नक्सली आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए ही नोटबंदी की है। मतलब ये चाहते हैं कि कल कोई दूसरी सरकार यदि नोटबंदी करती है तो उसको 10 बार सोचना पड़े, क्योंकि नोटबंदी से आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है। उनके जो पैसा था, करोड़ों अरबों रुपया जो इंग्लैंड से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वो सारा पैसा जीरो हो गया था। इसीलिए ये सब लोग परेशान है। मेरा यही कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना भारत सरकार के कानून का राज चल रहा है। एक गुंडागर्दी चल रही है, एक मक्कारी चल रही है, एक संविधान के खिलाफ साजिश चल रही है। और जब तक इस साजिश का खात्मा नहीं होगा तब तक सर्वोच्च न्यायालय से किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, यही बात हमारे रंजन कुमार गोगोई साहब ने बोली है कि सुप्रीम कोर्ट को आधा दर्जन ऐसे लोगों के गैंग ने घिरा हुआ है जो जजों को फिरौती देते हैं और अपने पक्ष में मनमाने फैसले लिखवाते हैं। तो एक तरह की ये साजिश जो चल रही है, देशद्रोह के पक्ष में फैसला देने की साजिश चल रही है। इस साजिश को नेस्तनाबूद करने का एक ही उपाय है कि महामहिम राष्ट्रपति जी, आप विद्युषी हैं, कानून भी जानती है और कानून इतना कमजोर नहीं है, उसको तो 8वीं 10वीं बच्चे का बच्चा भी पढ़ सकता है, समझ सकता है कि। और जो लोग नेता हैं वो
उनको कानून की जांच समझ है, क्योंकि वो कानून बनाते हैं। वकीलों और जजों को इतनी समझ नहीं है जितनी समझ कानून के बनाने वालों को है। और कानून में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी के ऐसे न्यायाधीशों को परामर्श देगी, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, जिनको जजों की नियुक्ति करने के लिए वो परामर्श देने के लिए उपयुक्त समझती है। इस कानून का सरासर सुप्रीम कोर्ट के जज अवहेलना कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, अपनी मनमर्जी से डाल रहे हैं। कोई कॉलेजियम के खिलाफ बोलता है, नहीं कॉलेजियम तो हमारा, आज के अखबार में खबर आई है कि वो कह रहे कॉलेजियम तो कानून है। अरे कानून ये है, कॉलेजियम तुम्हारा कानून है, तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है, तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, तुम इस कानून से बंधे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने 3 साल पहले जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150वीं जयंती मनाई गई तो उसमें कहा था कि कानून शासकों का भी शासक है, किंतु हमारे जज साहब कहते हैं कि कानून हम है, हमें 2 और 2 5 कहते तो 2 और 2 5 है, 4 नहीं है। मतलब ये मक्कारी चल रही है, और सिर्फ किस लिए, ताकि आतंकवादियों का पोषण हो, देशद्रोहियों का पोषण हो, नक्सली आतंकवादियों का जो राज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो राज खत्म ना हो। एक नक्सली आतंकवादी आता है, दूसरे को हाथ पकड़ा के चला जाता है, आपने केजी बालाकृष्णन नाम सुना होगा। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो कपाड़िया साहब है, उन्होंने बोला था कि ये भ्रष्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ये भ्रष्ट है और सरकार चाहे तो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अरे तुम्हारे न्यायालय में एक जज जो मुख्य न्यायाधीश रहा है वो भ्रष्ट है, तुम क्यों इसके खिलाफ मुकदमा शुरू कराते हो? किंतु नहीं, क्योंकि वो उनका साथी है और वही जज इन भ्रष्टाचारियों जजों को बना देता है, हाथ पकड़ा के जाता है, इसको बाद जज बनाया जाए, इसके बाद जज बनाया जाए, इसके बाद जज बनाया जाए। और जब कंडन साहब जैसे कोई न्यायाधीश कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 31 में से 24 जज भ्रष्ट हैं, तो वो 3 मिला जाते हैं और कंडन साहब को 6 महीने जेल भेज देते हैं। मुझे 14 महीने जेल भेजे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जजों की नियुक्ति का विरोध कर रहा हूं। इस देश में कानून का राज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 24/11/98 को महामहिम राष्ट्रपति का आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदी में याचिका स्वीकार करेगा, हिंदी में जो फैसला हिंदी में फैसले देगा, और जो फैसला हिंदी में दिया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद देगा, और जो फैसला अंग्रेजी में दिया गया उसका हिंदी अनुवाद देगा। किंतु ये किसी कानून को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का 100% काम, क्योंकि वो हिंदी भाषी क्या क्षेत्र में है, हिंदी में करने का आदेश दिया गया है, 0% काम हिंदी में करते हैं। ये याचिका इनमें ये सब बातें संजीव कुमार तिवारी ने लिखी थी, जिस पर इन पर 1 लाख जुर्माना लगा दिया गया। अब मैं अपने AP सिंह साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस मामले में 200। हमारे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुन्नालाल शर्मा जी, ग्राम उदय फाउंडेशन को चलाने वाले अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी और हमारे उपस्थित, आज विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी तथा ग्राम उदय फाउंडेशन के संजीव कुमार तिवारी और पूरे देश में हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए, उनके लिए कार्य करने वाली महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के माध्यम से इस विषय को उठाया गया है। इसी तरह का विषय स्वामी ओम जी, जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ याचिकाकर्ता 2 याचिकाकर्ता थे, स्वामी ओम जी और मुकेश जैन ने, उन्होंने इंडिया पर केस डाला था। उस समय तत्कालीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, 748/17 पिटीशन डाली थी। उसमें उन पर जो 10-10 लाख रुपये फाइन हुआ, उसको बाद में 5-5 लाख किया गया। और उसके बाद आज खुशखबरी की भी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 2/12/2012 को ये ऑर्डर, ये आदेश है, जिसको मैंने बाद में पैरवी की थी। पहली याचिका इनकी पिटीशन इन पर्सन थी, उसके बाद उसमें मैंने पैरवी की, उसके बाद पैरवी के बाद 10-10 लाख रुपये जुर्माना, उसके बाद 5-5 लाख हुआ। और अब 2/12/22 को आज इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस साहब थे और उनके कंपेनियन जज जस्टिस P श्री नरसिम्हा जी ने इसको पूरी तरह से सारा जुर्माना खत्म कर दिया और इस एप्लीकेशन और इसको फर्दर प्रोसीडिंग क्लोज कर दी और फर्दर डायरेक्शन
नहीं कुछ भी दिए गए और उसमें सारे क्लोज कर दिया गया है। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, धर्म की जीत है। तो इसलिए जो कॉलेजियम के खिलाफ ये जो आज की प्रेस वार्ता है और हिंदी भाषा के, माननीय मोदी जी भी कहते हैं हिंदी भाषा होनी चाहिए। देश के राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी ने भी कहा हिंदी भाषा दिल को छूती है और हिंदी भाषा का महत्व होना चाहिए। तो हिंदी भाषा में आदेशों के बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी हम वैश्विक मानसिकता जो अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं उस मानसिकता पर लगे हुए। किसी भी आप देश में जाएं, आप कहीं जाएं, उनकी अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा के आधार पर ही सारा कार्य करते हैं और उसको पूरी तरह से चलाते हैं और उसको चलाना चाहिए। अपनी भाषा, अपने लोग, अपना देश। देश में रहते हुए ऐसा एहसास नहीं होता कोर्टों में कार्य करते हुए कि हम हिंदुस्तान या भारत में रह रहे हैं। अभी भी इंग्लिश की चल रही और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी कहा भाषा होनी चाहिए ऐसी जो सर्वसुलभ हो। वो भाषा हिंदी है जो समझ में आ सके, लोग अपनी बात अपने वकील से कह सकें और अपनी बात को सामने सुन सकें, अदालत की कार्रवाई को सुन सकें, याचिका को सुन सकें। कई जगह आता है कि पूछा जाता है गवाही में कि आप इंग्लिश जानते नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, इंग्लिश नहीं जानता हूँ, तो वो साइन करता है तो उससे कोर्ट के सामने बात आ जाती है सीधे कि इसमें इंग्लिश में एफिडेविट है, इंग्लिश में प्रोसीडिंग है, तो इसे नहीं पता होगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए हिंदी भाषा को लेके जो हमारा ये आंदोलन है पूरी तरह से सही है और इसको अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी देश के तमाम लेवल हाई कोर्ट्स में लागू करके इसको करना चाहिए, जिससे ये हमारे हिंदुस्तान में बदलाव है। कोलेजियम की व्यवस्था वास्तव में न्यायप्रिय तो नहीं है, संवैधानिक है। किस तरह से है, संविधान हमारा कहता है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आदरणीय किरण रिजिजू जी हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर हैं इस समय और बहुत बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तित्व हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक आए हैं, उन्हें सारी चीज़ों का अनुभव है। तो कॉलेजियम की व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए। एग्जामिनेशन हो, लॉ कमीशन के द्वारा हो, जिस तरह से हो, जैसे निचली अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती वैसे उच्चली अदालत में भी माननीय हाई कोर्ट्स और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उसी तरह से नियुक्ति हो सके, जिससे कि हमारे अंदर एक जो भावना पैदा होती है कि अपने ही व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, उससे देश के वकीलों में, देश के न्यायाधीशों में और देश के कानून से संबंधित रखने वाले जो भी कानून में विषय से संबंधित रखते हैं उनके लिए भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसा उनको दिखना भी चाहिए। मनुष्य को पवित्र रहना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, लेकिन पवित्र दिखना भी चाहिए। तो साफ स्वच्छ हमारी छवि बन सके, हमारे देश की न्यायपालिका की, न्यायिक प्रक्रिया की छवि बन सके, ऐसी हम आशा करते हैं कि ये आवश्यक है और ये होना चाहिए। इस उद्देश्य से यहाँ ये जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं चल रही हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी चल रही हैं और इसी बात को लेके जो ग्राम उदय फाउंडेशन संजीव कुमार तिवारी जी ने याचिका पिटीशन इन पर्सन लगाई थी याचिका, लेकिन उसमें भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो व्यक्ति, अगर वो देश का नागरिक है, भारत में रहता है, उसमें लिखा जाता है भारत के नागरिक है और वो याचिका लगाता है, अपनी बात रखता है, संविधान के अंतर्गत बात रखता है, तभी वो संविधान के अंतर्गत ही मैटर लिस्टेड होता है, सुनवाई के लिए चीफ साहब के पास जाता है। जब वो सुनते हैं उसके बाद उसकी बात को, उसकी याचिका को, जैसा कि हमें पता चला कि इन पर 1 लाख रुपए फाइन लगा दिया गया है, तो उचित नहीं है। इससे लोगों में मनोभाव मतलब डिमोरलाइज होंगे, लोगों में एक चेतना जो आनी चाहिए, लोगों में विश्वास जगना चाहिए, लोगों में भरोसा न्याय के प्रति पैदा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब कोई छोटी सी छोटी बात कहीं होती, झगड़ा होता है, तो आदमी कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब हमारे देश का नागरिक, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का नागरिक हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखता है और जब न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखता है तो उसे इस व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। वो व्यवस्था बनी रहे, वो व्यवस्था जीवंत रहे, वो व्यवस्था आगे सुचारू पूर्वक भी चलती रहे। यह आवश्यक हो जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया इस तरह से चले और वो हो। तो इसी बात को लेके, इसी आशय को लेके, इस आधार पर इन्होंने याचिका लगाई, इस पर किया गया। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे और ग्राम उदय फाउंडेशन क्योंकि सामाजिक संगठन है, सामाजिक व्यवस्था के लिए लड़ता रहा है सदैव, तो उन पर उस तरह जैसे इस याचिका में हमारी जीत हुई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुकेश जैन पर और स्वामी ओम जी पर लगाया था 10-10 लाख का फाइन, वो पूरी तरह से फाइन खत्म हुआ और उसमें कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं, कोई अगेंस्ट ऑर्डर नहीं, किसी तरह का कोई भी ऑर्डर, सभी पूरी तरह से ऑर्डर खत्म किए गए और उसको पूरी तरह से इन्हें
क्लीन किया गया। अब इसी तरह से जो इनके ऊपर लगा है, हम वो चीज की भी दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को लड़ाई लड़ेंगे। कॉलेजियम हमारी व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति नागरिक, इस देश का नागरिक, बौद्धिक नागरिक, जो ग्राम उदय फाउंडेशन के माध्यम से देश में काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, अपने देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने के लिए काम कर रहा है, वही काम मोदी जी भी कर रहे हैं, वही काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं, वही काम देश की महामहिम राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। उनको तो करना चाहिए। जब उनको लगता है कि हमारे देश में, उन्होंने कहा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत बड़ी भावनात्मक बात कही 26 नवंबर को कि हमें ऐसा पता है, हमारे यहाँ उड़ीसा में लोग मानते हैं कि 3 लोगों को, लॉयर, डॉक्टर और टीचर, इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान की तरह मानते हैं। तो उसी सिस्टम में लॉयर है, उसी सिस्टम में जुडिशरी है और उसी सिस्टम में हमारा प्रोसेस है। तो इस तरह से उनको भी ऐसा एहसास होना चाहिए। और जो व्यक्ति भी इस तरह से फाइन लगाना नहीं, ये तो सामाजिक कार्य है, समाज के लिए काम किया, जागरूक नागरिक का फर्ज अदा किया। जागरूक नागरिक बहुत जरूरी होता है। जागरूक नागरिक नहीं होगा तो देश के अधिकार और कर्तव्य के बीच फर्क कैसे पता चलेगा। देश में जितने अधिकार जरूरी हैं उतने ही कर्तव्य जरूरी हैं। और इसी आशय के साथ आज यहाँ आप लोगों को, और जो भी आपके सवाल होंगे वो करेंगे। और अब मैं मुन्ना कुमार शर्मा से बोलूंगा, वो भी दोस्तों आप करेंगे। ग्राम उदय फाउंडेशन के श्री तिवारी जी, सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज जो यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, जिसकी जानकारी मुकेश जैन साहब ने और एपी सिंह साहब ने आपको दिया है। जो इन पर फाइन लगा था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया और जितना प्रोसीडिंग्स था उसको भी खत्म कर दिया गया। हम लोग लंबे समय से 2 विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। बार बार राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि जो कॉलेजियम की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। और जिस तरह से निचली अदालतों में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उसी तरह से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जजों की नियुक्ति की जाए। चूंकि ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था के कारण योग्य जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। भाई भतीजावाद हो रहा, मनमाना हो रहा। यदि कोई वकील योग्य भी हो तो चूंकि उसके कोई परिवार में कोई जज नहीं रहे तो उनको नहीं वो नियुक्ति मिलेगी। अगर कोई ना भी उतने योग्य हों तो भी उनको नियुक्ति मिल जाती है। तो ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सरकारें भी चुनकर आती है। तो जब ऐसी व्यवस्था है, चाहे IAS IPS की नियुक्ति हो, चाहे निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति हो, चाहे कोई भी अधिकारियों की नियुक्ति हो, क्लर्क की नियुक्ति हो, सबके लिए प्रतियोगिता परीक्षा है, आप सबको पता है। इसलिए अगर हम उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में भी यदि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जजों की नियुक्ति करें, उसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाएं, तो हमें लगता है कि अच्छे जजों की नियुक्ति भी होगी और लोगों का उसमें विश्वास जगेगा जो न्याय प्रणाली है। इसलिए न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और केंद्र सरकार हमारी मांगों को माने और ये कॉलेजियम पद्धति को समाप्त करके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्य जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाएं। दूसरा जो विषय हम लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिंदी के माध्यम से उसको अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी हमारी भारत की पहचान है और हिंदी भाषा में हम ये उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम अभी भी हम गुलामी की मानसिकता से जी रहे हैं। अंग्रेजों ने जो
अंग्रेजी को हम लोगों पर थोप के चला गया अंग्रेज, हम उसके थोपे हुए अंग्रेजी को अपना रहे हैं। अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं भी आती तो जबरदस्ती अंग्रेजी के माध्यम से काम करने पड़ते हैं। इससे कठिनाई भी होती है, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता हिंदी में बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हिंदी उसकी भाषा होगी, उसमें वो पूरी निपुणता के साथ काम करेगा। तो हिंदी को प्रश्रय दिया जाए, हिंदी को महत्व दिया जाए, और हिंदी का जो स्थान है उसका उचित स्थान हिंदी को दिया जाए। और उच्चतम न्यायालय में भी हिंदी माध्यम से केस फाइल करने और वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करने और बहस करने की अनुमति दी जाए, ताकि हिंदी को उचित स्थान दिया जा सके। मैं धन्यवाद करता हूँ ये श्री मुकेश जैन साहब को, AP सिंह साहब को, कि लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, और अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह से इस अभियान के साथ है, और हम पूरा प्रयास करेंगे, लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे, लगातार हम मांग करते रहेंगे कि ये कॉलेजियम व्यवस्था को बदला जाए और हिंदी को सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय सहित, उसको पूरा सम्मान मिले और काम करने की अनुमति मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो मैं ग्राम उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार चारी, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें 5 मिनट के अंदर। सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। आदरणीय मुकेश जैन जी का धन्यवाद, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री AP सिंह जी का धन्यवाद, और आदरणीय मुन्ना शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद। इस पूरे विषय को आग्रहपूर्वक चलाने के लिए हमने एक याचिका लगाई थी दिल्ली उच्च न्यायालय में 4 नवंबर 2021 को। याचिका 2 विषयों को लेकर थी। पहला विषय था कि कोर्ट की सारी कार्रवाई जो है वो हिंदी में भी होनी चाहिए, निर्णय हिंदी में भी आने चाहिए, याचिका हिंदी में भी स्वीकार होनी चाहिए, और जो कागजी कार्रवाई है वो हिंदी में भी होनी चाहिए, जैसा कि 24/11/1998 महामहिम राष्ट्रपति का आदेश है। तो एक याचिका ये थी। दूसरी याचिका हमारी ये थी कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होनी चाहिए। इसको लेके एक RTI डाली गई थी, जिस RTI को भी हमने साक्षी के रूप में अपनी याचिका में लगाया था। RTI में हमने राष्ट्रपति सचिवालय से ये प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति ने परामर्श लेने हेतु किन किन जजों की नियुक्ति की, हाई कोर्ट के किन किन जजों की नियुक्ति की, सुप्रीम कोर्ट के किन किन जजों की नियुक्ति की, और इन जजों ने किन किन नामों का सुझाव दिया। तो राष्ट्रपति सचिवालय से यह उत्तर आया कि नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। तो हमने यही कहा कि जब कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो बैठे हुए हैं XYZ जो भी पर्सन है, ये लोग कौन से हैं? जब कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है तो ये लोग कौन है जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में देश जान रहा है? ऐसे तो मैं भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, क्योंकि आप संविधान पे शपथ लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। जब संविधान पे शपथ लेके आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं और उसी संविधान की जो संविधान में नियुक्ति की प्रक्रिया दी हुई है उसी का पालन नहीं कर रहे हैं, आप समझिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप संविधान पे शपथ ले रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो इस देश में जो संविधान को जलाया जाता है या जो संविधान के विरुद्ध जो भी चीजें होती हैं, आप तो उसको एक प्रकार से जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर तो संविधान का कोई महत्व ही नहीं रह गया। फिर तो संविधान के विरुद्ध कोई भी, जब इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही संविधान को नहीं मान रहे हैं तो फिर इस देश की आम जनता संविधान को क्यों माने? जब सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ही संविधान को सीधे सीधे नहीं मान रहा है, जबकि RTI साफ साफ बोल रही है कि नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। जब RTI के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो हमें तो बताइए। तो दूसरी बात, जिस कॉलेजियम की बात हो रही है उस कॉलेजियम का संविधान में कहाँ वर्णन है? पृष्ठ संख्या 71 संविधान आपके सामने रखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 71 अनुच्छेद 124(2). मैं तो अनुच्छेद 124(2) इतनी बार पढ़ा हूं कि मुझे 123 भी याद हो गया, 125 भी याद हो गया, जिसकी मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि कहाँ है कॉलेजियम? कॉलेजियम पूरे संविधान में आप खंगाल लीजिए, संविधान के सारे पन्ने खंगाल लीजिए, कॉलेजियम आपको दिखेगा ही नहीं। आज दिनांक 9 दिसंबर 2022 है। 9 दिसंबर 2022 का जो संविधान है उसमें कॉलेजियम नहीं है। मैं एक बच्चे की तरफ बस इतना जानता हूँ।
कि आज के संविधान में कहीं भी कॉलेजियम नहीं है। आप पत्रकार बंधु आप सभी जान जाएं कि पूरे संविधान में कॉलेजियम नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसी संविधान पे शपथ लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, या कोई भी XYZ जो व्यक्ति है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम का संविधान में प्रावधान नहीं है। इसका मतलब जो नियुक्ति है वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक का अर्थ क्या हुआ? संविधान से ही देश चलता है। इसका मतलब वो प्रक्रिया जो है एक प्रकार से देश की भावना के विरुद्ध है। अब वो किन के आग्रह पे हो रही है, किन लोगों के आग्रह पे हो रही है, विदेशी फंडिंग के आधार पे हो रही है, कहां से हो रही है, उसके पीछे कौन से लोग हैं, ये भी एक विमर्श का विषय हो जाएगा। जिस प्रकार से जैन साहब बार बार कह रहे हैं कि इंदिरा जयसिंह हो, प्रशांत भूषण हो, ये जो भी संदिग्ध वकील है, संदिग्ध क्या सीधे सीधे आपके ये देशद्रोही वकील, क्योंकि जो इंदिरा जयसिंह की संस्था है लॉयर्स कलेक्टिव, आप की जानकारी में होना चाहिए, लॉयर्स कलेक्टिव जो इंदिरा जयसिंह की संस्था है, इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर की जो संस्था है, उसके पास तो सब खुलेआम है। उसके पास जुडिशियल एम्पावरमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए आए हैं। अब वो पैसे कहाँ गए हैं, किन कामों में लगे हैं, उस पर भी हमने RTI लगाई है। संभवतः उसका जवाब भी अगले 1 महीने में आ जाएगा। हम आपके समक्ष उस जवाब को भी रखेंगे कि आखिर में जो लॉयर्स कलेक्टिव, क्या पता वो जो पैसा आया वो जजों को मैनेज करने के लिए लगा। जैसा आदरणीय मुन्ना शर्मा जी कह रहे हैं कि दिवाली पे पटाखे इन्होंने क्यों प्रतिबंधित किए, तो क्या पता इस प्रकार के जजमेंट को चैनलाइज करने के लिए वो पैसे दिए जा रहे हो जजों को, लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा वो पैसे दिए जा रहे हो। तो ये जो है ये सारा विषय समझने का विषय है। दूसरी बात जो हमने कही कि ये रहा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय, जो मुझे निर्णय दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। अब ये निर्णय मैं अगर कहूँ तो ये निर्णय मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा निर्णय अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब मैं इसमें क्या जानता हूँ 12-15 में क्या लिखा गया है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, जैसा आदरणीय जैन साहब भी जानते हैं, मेरी जो राजभाषा है वो हिंदी है, और जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो सारा काम जो है, वकील साहब भी जानते हैं, सारा काम जो है वो राजभाषा हिंदी में करेगा। तो क्या कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है? क्या कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है? बस इतना हमें कोई स्पष्ट कर दे। कोर्ट भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है, जैसा कि बार बार लिखा जाता है, संजीव कुमार तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, संजीव कुमार तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्या कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर है? तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। ये 12 पन्नों के जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दे दिया है आपने। भारत में किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी नहीं है। आप लोगों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत में किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो फिर इस जजमेंट का हम क्या करें? इस जजमेंट में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है? और जो देश के करोड़ों लोगों को आप जजमेंट दे रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं? उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। क्या पता ये कोई गुप्त संधि तो आपकी नहीं चल रही है, कुछ ऐसी बात तो आप नहीं छुपाना चाहते हैं। वो भी टेक्निकल अंग्रेजी लिखी जा रही है, ये कोई सामान्य अंग्रेजी में नहीं लिखी जाती है। इसके शब्दकोश में भी आप ढूंढेंगे तो आपको लंबा समय लगेगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस जजमेंट को मैं सीधा सीधा आपके सामने बोलता हूँ, ये जजमेंट मुझे अस्वीकार्य है। इस जजमेंट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जजमेंट मुझे अस्वीकार्य है। या दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जो दिया हुआ जजमेंट है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अस्वीकार्य है। मुझे ये जजमेंट मेरे किसी काम का नहीं है। 1 लाख की पेनल्टी लगा दी, जो कि CRPC 407 का उल्लंघन है। जैसा कि जैन साहब भी बार बार कहते रहे कि CRPC 407 साफ साफ कहती है कि अगर कोई याचिका तंग करने वाली भी है, जैसे कि ये याचिका तंग करने वाली कहीं से नहीं है, अब तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। जब ये याचिका तंग करने वाली है ही नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अगर याचिका तंग करने वाली भी है तो 1000 से अधिक की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब ये निर्णय भी असंवैधानिक है, ये निर्णय भी संविधान के विरुद्ध है। इस निर्णय की भी संविधान में कहीं कोई व्याख्या नहीं है। 1 लाख के पेनल्टी की पूरे संविधान में कहीं कोई व्याख्या नहीं है। इसका मतलब तो कल को आप किसी चोर को मृत्यु दंड दे देंगे। जब आपको मनमानी ही करनी है तो किसी चोर को आप कह देंगे भाई फांसी की सजा, और वो बेचारा क्या करेगा? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। कोई गाली दे रहा है उसको 14 महीने की जेल। ये तो अब इस पे क्या कहा जाए? इस पे सामान्य व्यक्ति क्या करे? इस देश की जनता को विचार करना पड़ेगा कि वो कहां जाए। जिस कोर्ट के प्रति इतनी आस्था है लोगों की, तो वो तो आस्था टूट रही है। वो तो अब क्या कहे कोई? जब आप 1 लाख की, जहां पे 1000 की पेनल्टी का प्रावधान, 1000 से कम की, 1000 नहीं 1000 से कम की पेनल्टी का प्रावधान है, वहां पे आप 1 लाख की पेनल्टी लगा रहे हैं, सीधे 100 गुना। तो ये 2 याचिकाएं हमने लगाई कि पहला, राजभाषा का अनुपालन हो कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, हर जगह राजभाषा हिंदी। अधिनियम जो 1963 है और जो 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है,
इसका अनुपालन हो, साफ साफ वर्णित है। अगर मातृभाषा का विषय भी अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरा स्वीकार्य नहीं, अगर आप ये उत्तर भी कर रहे हैं, तो अगर कोई तमिल भाषी याचिका करता है तो उसको तमिल में दीजिए, अगर कोई गुजराती भाषी है तो उसको गुजराती में दीजिए। इसकी व्यवस्था आप डेवलप कीजिए, ये आपका काम है। ये 24/11/1998 में साफ साफ राष्ट्रपति ने कहा है कि इस प्रकार के सिस्टम को डेवलप किया जाए, इस पर काम किया जाए। क्या अब तक क्या काम हुआ है? मातृभाषा पे गुजराती में निर्णय देने को लेकर, तमिल में निर्णय देने को लेकर, कन्नड़ में निर्णय देने को लेकर, मिथिला में निर्णय देने को लेकर, इस पर क्या काम हुआ है? तो पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम जब इसका हिंदी वो मांगने गए, हमने हिंदी अनुवाद नहीं मांगा था। हम आप लोगों को यह स्पष्ट कर दें, हमने किसी से हिंदी अनुवाद नहीं मांगा था। हमने कहा कि स्वतः संज्ञान लेके आप हमारा हिंदी में निर्णय लीजिए। अनुवाद क्यों? अनुवाद किस लिए? पहले आप अंग्रेजी में देंगे फिर हिंदी में देंगे, ऐसे नहीं। हमको हिंदी में दिया जाए, हिंदी का अनुवाद। अब क्योंकि मेरा अधिकार हिंदी है, मेरी राजभाषा हिंदी है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, तो पहले आप हिंदी में दीजिए, उसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, तमिल में कीजिए, फ्रेंच में कीजिए, जर्मन में कीजिए, जिसमें भी कीजिए, पहले हिंदी में दीजिए। काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि 25 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, आज तक हमने हिंदी में किसी को दिया ही नहीं। मैंने कहा ये आपकी समस्या है, आपने हिंदी में किसी को नहीं दिया है, उसके लिए मैं क्या करूं? आपको मुझे हिंदी में निर्णय देना ही पड़ेगा। वो लोग मुझे गोल गोल घुमाते रहे पूरे दिल्ली हाईकोर्ट में, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक गोल गोल घुमाऊं, उसके बाद साफ साफ यही पता चला है कि जी हमको हिंदी में मेरा निर्णय मिलने नहीं जा रहा है। क्या करता मैं? यही अंग्रेजी का 12 पन्नों का जजमेंट उठा के, जिसको मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, अस्वीकार कर रहा हूँ, इसको लेकर घर आ गया। अब क्या कर? तो इस प्रकार की खुलेआम गुंडागर्दी कोर्ट में चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी कोर्ट में चल रही है। आप नक्सलियों को बेल दे रहे हैं, आतंकवादियों को बेल दे रहे हैं, जो लोग देश के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको बेल दे दी जा रही है। आप समझिए इस बात को। उनके लिए कोर्ट के दरवाजे रात को खोल दिए जा रहे हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब वो चाहे, वो जिस समय चाहे। 24 घंटे में सारा समय नक्सलियों का है और हम लोग का कोई समय नहीं है। आम जनता का इस देश में कोई समय नहीं है कोर्ट में। आप लोग ये समझ जाइए कि आम जनता के लिए कोर्ट बना ही नहीं। तो हम लोग का आग्रह यही है कि ये कोर्ट जनता का है, जनता के आग्रह पे चले, क्योंकि अगर संवैधानिक प्रक्रिया से नियुक्ति होती है जरूरी, तो सीधी बात है राष्ट्रपति का चयन इस देश की जनता करती है। तो अगर राष्ट्रपति कल को नियुक्त करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो सीधे सीधे इस देश की जनता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करेगी। यानी जुडिशरी को लोकतांत्रिक बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जुडिशरी कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। जिस सरकार को इस देश में बार बार गाली दी जा रही है वो सरकार लोकतांत्रिक है। आप समझिए, केवल ये गाली देने का एजेंडा चलाया गया है कि नेता चोर है, नेता भ्रष्ट है। नेता लाख चोर है, लेकिन नेता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 5 वर्षों बाद आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया। नहीं, जुडिशियल सिस्टम से कोई पूछ ही नहीं पा रहा है। उनको जो मन में आया वो गाली पे फांसी की सजा भी दे देंगे, चोरी पे फांसी की सजा भी दे देंगे, मतलब जो मन आए वो निर्णय। और अंतिम तर्क क्या होगा? जी ये हमारा तो स्वविवेक है, स्वविवेक के आधार पर हम निर्णय दे रहे हैं। अब अभी स्वविवेक का खंडन करते रहिए। अब वो जो स्वविवेक है वो विदेशी फंड पे चल रहा है या कौन से पैसे पे चल रहा है? अमेरिका के पैसे पे चल रहा है, CIA के पैसे पे चल रहा है, किसके पैसे पे चल रहा है? उसकी तो जांच होनी चाहिए। जिन 2 जजों ने निर्णय दिया हमारे विरुद्ध 1 लाख की पेनल्टी लगाई, दिल्ली हाई कोर्ट के सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम। आप जब सुप्रीम कोर्ट के जो मैं चोरों के मतदारों की बात पे कोई भरोसा नहीं करता। संविधान ये कह रहे कि यही संविधान ये है, इसके अलावा दूसरा कोई संविधान नहीं है। कोई लास्ट व्याख्या जो है संविधान की कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किसने व्याख्या मांगी? क्या राष्ट्रपति ने उससे व्याख्या मांगी है? भाई अगर राष्ट्रपति क्या संविधान को पढ़ना जानते हैं? राष्ट्रपति ने कोई व्याख्या नहीं मांगी है कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। कोई व्याख्या राष्ट्रीय नक्सली आतंकवादी प्रशांत भूषण व्याख्या मांग रहा है, उसके अनुसार व्याख्या कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। व्याख्या राष्ट्रपति मांगता है और राष्ट्रपति को परामर्श देने का हक है व्याख्या में। देश के संविधान को पूरे साफ संविधान का अनुच्छेद 143, संविधान का अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से किसी बारे में जो समझ में नहीं आ रही इसकी व्याख्या मांग सकता है। राष्ट्रपति ने कभी व्याख्या नहीं मांगी। राष्ट्रपति को नहीं है ना दिक्कत? राष्ट्रपति को दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति को ने व्याख्या नहीं मांगी है। वो जबरदस्ती व्याख्या दे रहे हैं कि राष्ट्रपति जी इस लाइनों का अर्थ ये है। मैं आपको बताता हूँ, संविधान का अनुच्छेद 124(2) वो साफ कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे जजों से परामर्श करने के पश्चात, अक्सर से बता रहा हूँ, जिनसे परामर्श करना इस विषय में वो उचित समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक जज की नियुक्ति करेगा। ये राष्ट्रपति को तय करना है किस जज की से परामर्श लेनी है। ये खुद का खुद परामर्श दे रहे हैं। आज हम परामर्श देने लगे इनको कि तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को भी कहते कि इस पर गैर जरूरी विवाद न उठाया जाए। विवाद वो स्पष्ट कर चुका है कि वो एक कदम पीछे नहीं हटेगा।
वो पीछे चाटनी कॉलोजियम को हटेगा। लेकर मेरी बिल्कुल बात सुनिए, वो पीछे हटे ना हटे, ये देश है, ये हिंदुओं का देश है। इस देश में तो ये हिंदू कौन कह रहा है हिंदुओं का देश है? मेरी बात सुनिए, हिंदू क्या है मैं बताता हूँ। हिंदू 100 साल में जागता है, 150 साल में जागता है। हिंदू जब जागता है तो 1857 में क्रांति होती है, वो इकट्ठा जागता है, वो भले देश से जागता है, वो बिल्कुल ये कौन कह रहा है कि लाल हिंदुओं का करके देश चलेगा। है? तो सबका देश है, चाहे वो मुसलमान हो, मैं चाहे बता रहा हूँ क्रिश्चियन कि है, देश के ईसाई हो, इस कोई देश के इस हिंदुओं देश को में ही रहने चल वाले रही हर है। व्यक्ति का इस देश है। देश के हिंदुओं को भी चल रहे हैं, वो हिंदुओं को तुम्हारे पर रोक लगा रहे हैं, हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। जब हिंदुओं की आस्थाओं को अंग्रेजों ने ठेस पहुंचाई और गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में लगाई तो 1 लाख अंग्रेजों के सिर काट दिए गए थे। यानी कि आप हिंदू महासभा से होकर के आप भी हिंदू मुसलमान ज्यादा कर रहे हो। क्या चीज? हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ने क्या कि देश के मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर 1 लाख अंग्रेजों के सिर काटे थे। और जैसे और संविधान बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। आप बात को गलत मत बोलिए, उल्टे मत खुआइए। इस देश के आपने सिर्फ हिंदुओं पर ये जो कहा हमला कि किया जा रहा है हिंदुओं का सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो गलत है। वो कभी कहते हैं दही अंडी नहीं होनी चाहिए, कभी कहते हैं दिवाली के पटाखे नहीं छूटने चाहिए, कभी कहते हैं कि मूर्ति विसर्जन नहीं, मूर्ति की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, सवाल छठ ये पूजा है को रोक लगाते कि हैं। इस संविधान मतलब जज कह चुके हैं कि कॉलोजियम ही संविधान है, सरकार को भी धमकाया इनडायरेक्ट रूप से, सरकार क्यों नहीं कर रही? अब आप क्या करेंगे? संविधान विषय- कोई मानी नहीं ये आप सकता। कह रहे हैं, आप सरकार कह रहे क्यों हो कर रही है? संविधान कोई ये नहीं कैसे कर रहे हैं? समी- किरण रिजिजू साहब ने बोल दिया है कि कॉलेजियम का संविधान में कोई अस्तित्व नहीं है और हम इसको कॉलेजियम को नहीं मानते हैं। हाँ, वो उसकी- लेकिन उन्होंने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया ना, देता- वो नाराज है। उन्होंने 21 अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं सरकार से सलाह करने के बाद बताऊंगा। नियुक्ति के लिए बाध्य करने के लिए जो बाध्य थी सरकार ने वापस फेंक मारी, बोले हम नहीं करते नियुक्ति, तुम्हें करनी कर लो। जो गलत है वो गलत है, हर जगह गलत है वो। और संविधान इतना कमजोर नहीं है, इसको 8वीं और 10वीं पास का बच्चा समझ सकता है, किंतु इन जजों को समझ में नहीं आता ये, क्योंकि इनको आतंकवादियों को भर्ती करनी है। नहीं, इनको मेरा आतंकवादियों मेरा को बोलना है। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में अब आपका संगठन क्या करेगा? सरकार क्यों नहीं बोल रही? संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि कॉलोजियम ही संविधान है। सवाल समझ लीजिए आप क्या है। सरकार नहीं अभी कुछ अब ऐसी स्थिति में आपका जो संगठन है, हिंदू महासभा है, ये हम तमाम महामहिम संगठन के लोग राष्ट्रपति से हैं, अनुरोध वो क्या करने जा रहे हम हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजों से अनुरोध करने के लिए बैठे हैं, महामहिम राष्ट्रपति अनुरोध करने के लिए बैठे हैं कि वो अपनी वही- मर्जी के जजों को नियुक्त करे और उसकी राय से सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करे, जो कि संविधान में लिखा है। अच्छा, तो आप अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे, हैं? राष्ट्रपति के पास जाएंगे आप? राष्ट्रपति पास ही जा रहे हैं हम लोग। नहीं, ये राष्ट्रपति स्पष्ट के होना पास ही चाहिए जा ना। रहे हैं हम लोग। आपने आलोचना हमने- की, लोग ये सब मांग लेकर के, क्योंकि इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्योंकि ये गतिरोध देश के माननीय लॉ मिनिस्टर के द्वारा भी बात आई थी, कॉलेजियम की बात, आम जनता के द्वारा भी सवाल उठ रहे थे कॉलेजियम को लेकर, और अब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर जो क्लैरिफिकेशन दिया है कि कॉलेजियम संवैधानिक है। अब इसको क्लैरिफिकेशन कौन करेगा? हमारे पास एक संस्था है, संविधान देश का, क्योंकि कोई किताब नहीं है, पूरा उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत है, और पूरे संविधान निर्मात्री सभा की अध्यक्षता के रूप में उन्होंने कार्य किया। दूसरा हमारा वर्णन आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाकर कानून मोड़ती है, तोड़ती है, सही करती है। तीसरी हमारे पास संस्था है भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने भी, माननीय मोदी जी ने भी पिछले दिनों बहुत से कानून जो जरूरी नहीं थे उनको समाप्त किया है, और इन सब के ऊपर है हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो बड़े निचले समाज से आई हैं, जिन्होंने जेल को भी देखा है, कोर्ट को भी देखा है, समाज को भी देखा है, और तमाम विपत्तियों के बावजूद इस मुहिम पे पहुंची है। इस आधार पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपना वर्जन आ गया है, तो ऐसे समय में हमारे पास दो रास्ते बचते हैं। एक तो भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके द्वारा, देश के लॉ मिनिस्टर के द्वारा, और दूसरी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी। हम दोनों लोगों को अप्रोच, उदय फाउंडेशन, धर्म रक्षक दारा सेना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा और जो तमाम संगठन हैं, वो सारे मिलकर इन दोनों जगह अप्रोच करेंगे, जो कॉलेजियम की स्थिति को क्लियर किया जाए। क्या कॉलेजियम संवैधानिक है? अगर संवैधानिक है तो उसमें याचिका पड़े, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करे। नहीं, ये हुआ है ना, तो भारत संवैधानिक तो कॉलेजियम है ही नहीं। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। भारत सरकार वो सुप्रीम बात कोर्ट के कहने से, क्योंकि वो तो अन्याय करने के लिए बैठे हैं। नहीं, वो तो जो अन्याय सुप्रीम अन्याय इस का देश कोई में पक्का है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो कानून है। वो कोई कानून नहीं, मुझे 14 महीने जेल में रखा, ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल में 4 मुकदमे दे रहे हैं, ये तो बेईमान और क्योंकि गड़बड़ बैठा है। देखिए, संविधान में नक्सली आतंकवादियों का गड़बड़ बैठा जो है। स्पष्ट करने की ना, संविधान को स्पष्ट करने की ताकत जो है
सुप्रीम किसने कोर्ट स्पष्ट को? करने के लिए कहा? भारत आप ये संविधान- बताओ भारत कि संविधान- कॉलेजियम की 124(2) को नहीं, ये अच्छा होगा कि आप अप्रोच कर रहे हैं भारत सरकार को, भारत राष्ट्रपति सरकार को राष्ट्रपति क्या देश के कितने मुल्क है उससे परिभाषा मांगेगा? भारत सरकार और देश के मामले राष्ट्रपति जी को अप्रोच करेंगे। वो कानून के मेकर ब्रेकर संस्था है। हाँ, जैसे करें वो- सदन में चर्चा हो, सदन में चर्चा होनी स्पष्ट चाहिए। इस लोकसभा प्रकार- राज्यसभा हमारी जनता की आवाज है। सदन ने खुद कॉलेजियम को चर्चा स्पष्ट होना चाहिए ना रास्ता चर्चा आपका। होनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा ने खुद कॉलेजियम को गलत पाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया है। हाँ, खड़े हो जाओ आप, एक हो गया सबका? हो गया चल भाई।